आर्थिक संसाधन भूगोल का अर्थ प्रकृति और विषय क्षेत्र। इस पर मेरा ये दूसरा व्याख्यान है। योगेश चंद्र शर्मा से आचार्य भूगोल, माणिकलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। इससे पूर्व हमने इसके अर्थ और प्रकृति के संदर्भ में बात की थी। आज हम इसके आगे आर्थिक क्रियाओं और उस पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करेंगे। आर्थिक क्रियाओं पर भौतिक वातावरण का प्रभाव और आर्थिक क्रियाओं पर सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव, ये दो प्रभाव आर्थिक क्रियाओं को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं। जैसा कि इससे पूर्व हमने जाना, आर्थिक क्रियाएं जो मानव के जीविकोपार्जन से संबंधित हैं, उनमें भौतिक वातावरण अर्थात पृथ्वी तल के संदर्भ में उन आर्थिक क्रियाओं का क्या स्वरूप है, इसका अध्ययन करना। भौतिक वातावरण जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है, जिसमें स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, जैव मंडल है और मनुष्य स्वयं भी एक वातावरण का एक हिस्सा है, वह भी इसमें शामिल है। सबसे पहले जलवायु भौतिक वातावरण का एक अहम घटक है जो हमारी समस्त दैनिक क्रियाओं को बहुत गंभीरता से प्रभावित करता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर अनुकूल जलवायु है मनुष्य के रहने की, वहाँ पर आर्थिक क्रियाएं भी बेहतर तरीके से संचालित हो सकती हैं। जलवायु के पृथ्वी के संदर्भ में 3 जोन या कटिबंध हम जानते हैं: उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। इसके अलावा जलवायु को, किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। उन सभी कारकों के प्रभावों से अर्थव्यवस्था और आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। शीत जलवायु में बहुत अधिक कठोर जलवायु होने के कारण आर्थिक क्रियाएं धीमी पड़ जाती है। इसके विपरीत शीतोष्ण कटिबंध के अंदर आर्थिक क्रियाएं जलवायु की अनुकूलता के कारण तेजी से विकसित होती हैं। उष्ण कटिबंध में भी आर्थिक क्रियाएं पर्याप्त रूप से विकसित हैं, लेकिन फिर भी अधिक उष्णता भी आर्थिक क्रियाओं के लिए एक नकारात्मक प्रभाव है। इसके अलावा दूसरी जो बात इसमें लिखी है, स्थलाकृति। स्थलाकृति से अभिप्राय धरातल का स्वरूप, धरातल की प्रकृति या उसका स्वभाव कैसा है। सामान्यतः ये देखा गया है कि समतल धरातल पर सभी प्रकार के परिवहन साधन का विकास अच्छे से हो सकता है। माल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन आर्थिक क्रियाओं की गति को तीव्र करता है। तो किसी स्थान विशेष या किसी क्षेत्र में पर्वतीय भाग है, पठारी भाग है अथवा मैदानी भाग है, यह स्थलाकृतियाँ आर्थिक क्रियाओं को उसी रूप में प्रभावित करती है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो दुर्गम है, आने जाने में असुविधा है, वहाँ पर आर्थिक क्रियाएं बहुत ही सीमित स्तर पर प्रारंभ होती हैं। इसके विपरीत मैदानों के अंदर आर्थिक क्रियाओं का प्रभाव, उनकी गति बहुत तेज़ी से बढ़ती है, ये देखा गया है। विश्व के संदर्भ में यदि हम बात करें तो समुद्र की तटवर्ती भाग जो मैदानी है, वहाँ पर आर्थिक क्रियाएं बहुत अधिक विकसित हुई हैं। इसके अतिरिक्त नदियों के वो मैदान जो जनसंख्या से भरे हुए हैं, जहाँ जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है, वहाँ पर आर्थिक क्रियाएं बहुत ज़्यादा विकसित हुई हैं। पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाएं सीमित स्तर पर देखने को मिलती है। पठारी क्षेत्रों में खनन प्रक्रिया का विकास अधिक होता है, क्योंकि उन्हीं क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध होते हैं। तो इस प्रकार से स्थलाकृति आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। संसाधनों की उपलब्धता। संसाधन, जैसा कि पूर्व में हमने जाना कि पृथ्वी पर जो प्रकृति ने जितनी भी वस्तुएं दी हैं, वह मनुष्य के द्वारा काम में ली जाती हैं, तब वे संसाधन बनते हैं। अर्थात जिमरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। अर्थात मनुष्य के संपर्क में आने पर
जब उसकी उपयोगिता है तभी वे संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। अब मूल प्रश्न यह है कि हमारी सारी आर्थिक गतिविधियों के लिए वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है जो प्रकृति से प्राप्त होती है। खनिज संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उपजाऊ भूमि प्रकृति से प्राप्त होती है, मिट्टी, वनस्पति, ये सभी प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो कहीं पर किस स्थान पर कितने संसाधनों की उपलब्धता है, यह भी आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। एक उदाहरण से हम इस बात को समझ सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति के समय जिन देशों के पास कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, उन्होंने औद्योगिक प्रगति बहुत तेज़ी से की, और जिन देशों के पास कोयला नहीं था वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ धीमी रही। जैसे जैसे पेट्रोलियम का प्रभाव बढ़ने लगा शक्ति के साधनों में, तो पेट्रोल उत्पादक देशों की पूंजी बढ़ी और वहाँ पर आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हुआ। पूरे संसार में पेट्रोल जो है एक प्रमुख शक्ति के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसकी उपलब्धता सभी जगह नहीं है। तो जहाँ पर इसकी उपलब्धता है वे धनी देश कहलाते हैं और आर्थिक क्रियाएं वहाँ पर तीव्र गति से विकसित हुई है। तो इस प्रकार से संसाधनों की उपलब्धता, कहाँ पर कितने संसाधन हैं। कुछ खनिज संसाधन ऐसे होते हैं जो आधारभूत संसाधन हैं, जैसे लोहा, मैंगनीज। कुछ ऐसे बहुमूल्य संसाधन हैं जैसे सोना, चांदी। तो ऐसे संसाधनों की उपलब्धता का प्रभाव आर्थिक क्रियाओं पर पड़ता है। इसके बाद प्राकृतिक वनस्पति है। प्राकृतिक वनस्पति भी एक आर्थिक संसाधन ही है, लेकिन इसको हम दूसरे संदर्भों में जानें कि प्रकृति ने प्राकृतिक रूप से जो वनस्पति पूरे संसार के अंदर फैलाई है या विकसित की है, वे जलवायु और जलवायु कटिबंधों के अनुसार हमें दिखाई देती है। कुछ वनस्पति ऐसी है जो अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में है, जिसका कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सका है, जैसे साइबेरिया के वन, कांगो बेसिन के वन, अमेजन बेसिन के वन, ये टुंड्रा वन, ये ऐसे वन हैं जो दुर्गम होने के कारण बहुत अधिक दूरी तक इनका परिवहन संभव नहीं हो सका। लेकिन पूरे संसार में प्रकृति ने विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को विकसित किया है। तो वनस्पति भी एक प्रमुख संसाधन है जो हमारे आर्थिक क्रियाओं के लिए एक आधारभूत संसाधन है। इसके अलावा जैव जगत से अभिप्राय मानव समुदाय द्वारा पालतू पशुओं के रूप में जिनका उपयोग किया जाता है, उनकी उपलब्धता। यह भी सामान्यतः हम देखते हैं कि जहाँ जैसी जलवायु है उसके अनुरूप वैसे ही जीव जंतु मिलते हैं, और जैव जगत की उपलब्धता भी आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। अंत में जनसंख्या, जो एक प्राकृतिक या भौतिक वातावरण का घटक है, उस रूप में जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का आकार, यह भी आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। मूलतः हम जनसंख्या के रूप में मानव समुदाय को ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या के वे गुण जो जनसंख्या के आकार से संबंधित है, घनत्व से संबंधित है, उनकी गुणवत्ता से संबंधित है, इन सब का प्रभाव आर्थिक क्रियाओं पर पड़ता है। मूलतः जनसंख्या ही मांग उत्पन्न करती है, जनसंख्या ही उपभोग करती है, जनसंख्या ही उत्पादन करती है। तो इस प्रकार से आर्थिक क्रियाओं की जो 3 मूल क्रियाएं हैं, उनमें जनसंख्या इन्वॉल्व रहती है, उसमें जनसंख्या शामिल है। इसलिए जनसंख्या एक ऐसा कारक है जो आर्थिक क्रियाओं को उत्पन्न भी करता है और आर्थिक क्रियाओं के लाभों का ग्रहण भी करता है। तो इस प्रकार से जनसंख्या भी आर्थिक क्रियाओं को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करती है। आर्थिक क्रियाओं पर सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव। सांस्कृतिक वातावरण से अभिप्राय मानव समुदाय जो किसी क्षेत्र विशेष में निवास करता है, उसकी अपनी एक संस्कृति, उसके रीति रिवाज, उसका धर्म, उसका रहन सहन, पहनावा, उपभोग का उसका जो ट्रेंड है, ये सभी सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित है। और सांस्कृतिक वातावरण किसी स्थान पर रहने वाले मानव समुदाय का लंबे समय तक एक ही प्रकार के संस्कृति से जुड़ाव होने के कारण एक विशेष स्वरूप संस्कृति का बन जाता है, वही सांस्कृतिक वातावरण है।
आर्थिक विकास संसाधनों के उपयोग की कहानी है। ये कोटेशन जो यहाँ पर उद्धृत किया गया है, संसाधनों के उपयोग की कहानी, अर्थात प्रकृति ने हमें संसाधन तो बहुत सारे दिए हैं, लेकिन मानव उनके साथ संपर्क करके और उनके उपयोग को जब तक नहीं करता या उसे उपयोगी नहीं बनाता, तब तक वो संसाधन नहीं है। तो आर्थिक विकास एक दृष्टि से देखा जाए तो संसाधनों के उपयोग की कहानी है। यानी जिन देशों ने अधिक संसाधनों का उपयोग किया वे आज धनी देश हैं, विकसित देश के रूप में हमारे सामने हैं। आर्थिक गतिविधियां वहाँ पर तीव्र गति से चल रही है, चाहे औद्योगिकरण हो, चाहे खनिज का उत्पादन हो और उससे संबंधित विनिर्माण उद्योग हो, उससे संबंधित वहाँ के निवासियों की मांग अधिक हो, शक्ति के साधनों का अधिक प्रयोग करते हों। इस प्रकार से ये सभी आर्थिक क्रियाएं संसाधनों के उपयोग, उसके उत्पादन और उसके विनिमय से संबंधित है। तो आर्थिक विकास संसाधनों के उपयोग की कहानी है। इसे हम सांस्कृतिक वातावरण के संदर्भ में इस प्रकार से देख सकते हैं। क्षेत्र की आर्थिक स्थिति, किसी क्षेत्र विशेष का जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं या जहाँ पर आर्थिक क्रियाओं का हम अध्ययन कर रहे हैं, वह उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। क्या वह गरीब है, क्या वह मध्यम है, या वह धनवान है। इसको हम आर्थिक दृष्टि से हम अविकसित, विकसित और विकासशील, इन तीनों कैटेगरीज के अंदर रख सकते हैं। तो ये निश्चित करता है कि वहाँ के संसाधन वहाँ के समुदाय द्वारा किस प्रकार से उपयोग में आ रहे हैं। दूसरा, संसाधनों की उपलब्धता। जैसा भी हमने प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में देखा कि संसाधन जो प्रकृति ने बनाए हैं, खनिज संसाधन, भूमि संसाधन, वनस्पति संसाधन, शक्ति के साधन, इन तमाम बातें तमाम वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, इनकी उपलब्धता वहाँ पर कितनी मात्रा में किस स्थान विशेष पर उपलब्ध है, उसके आधार पर आर्थिक क्रियाएं का प्रभाव देखने को मिलता है। फिर तीसरा, जो मानव समुदाय इन संसाधनों का उपयोग कर रहा है उसका तकनीकी ज्ञान कैसा है। इसमें शिक्षा का बड़ा रोल है, शिक्षा की अहम भूमिका है। जहाँ शिक्षित लोग हैं, जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं और संसाधनों के उपयोग को अच्छे से समझते हैं, वहाँ पर संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है और वह आर्थिक क्रियाओं को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाती है। इसके अलावा सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज, इसमें हम धर्म को भी जोड़ सकते हैं। हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारे रीति रिवाज, ये सभी आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। भारत के संदर्भ में हम कहें कि भारत में त्योहारों को बहुत अच्छे से मनाया जाता है, तो त्योहार पसंद देश या त्योहार पसंद मानव समुदाय होने के कारण अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग प्रकार की डिमांड रहती है और उससे संबंधित आर्थिक गतिविधियां हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार कृषि से संबंधित जो वस्तुओं का उत्पादन है, उनके उपयोग की कहानी भी आपकी संस्कृति से संबंधित है। कौन से समय पर किस अनाज का उपयोग किया जाना है, कौन सी मिठाई का उपयोग किया जाना है, किस वस्तु का उपयोग किया जाना है, नए वस्त्र कब खरीदने हैं, नए साधनों का इस्तेमाल कैसे करना है, इन सभी में सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज का बड़ा रोल है, बड़ा भूमिका है। तो प्रत्येक देश, प्रत्येक संस्कृति अलग अलग प्रकार से संसाधनों के प्रति अपना जिसको कहना चाहिए कि अपना स्वभाव प्रदर्शित करती है। अंत में मानव संसाधन की उपलब्धता व उसकी गुणवत्ता। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि पिछले जो प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में हमने उसका प्रभाव देखा था, उसमें जनसंख्या को काम वहाँ पे लिया था। यहाँ पर मानव संसाधन की उपलब्धता, उसकी गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। यानी जो मानव संसाधन किसी देश या किसी क्षेत्र में स्थित है, वह कैसा है, क्या वह अशिक्षित है, वह शिक्षित है, वह स्वस्थ है, या वह बीमार है या अस्वस्थ है, इन सब का प्रभाव आर्थिक गतिविधियों पर पड़ता है। कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जहाँ पर मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है, तो जहाँ सस्ता मानव श्रम उपलब्ध है वहाँ पर उन उद्योगों का विकास होता है। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जहाँ गुणवत्तापूर्ण मानव समुदाय की आवश्यकता पड़ती है, जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, शिक्षक। तो ऐसी स्थिति के अंदर गुणवत्ता युक्त मानव संसाधन वहाँ पर उन आर्थिक क्रियाओं को एक्सेलरेट करता है या बढ़ाता है, घटाता है। जहाँ पर जनसंख्या का आकार छोटा है वहाँ पर डिमांड भी कम होती है, और यदि उसकी गुणवत्ता कम है तो वो अविकसित रह जाता है। जनसंख्या का आकार ज़्यादा है लेकिन गुणवत्तापूर्ण जनसंख्या नहीं है तो भी आर्थिक गतिविधियाँ नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं।
जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन वह गुणवत्तापूर्ण है, तो वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और इस प्रकार से सांस्कृतिक वातावरण भी आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। अब हम आते हैं आर्थिक भूदृश्य के संदर्भ में। आर्थिक भूदृश्य क्या है, पहले हम ये जानेंगे, और विशिष्ट आर्थिक भूदृश्य का विकास कैसे होता है। आर्थिक क्रियाओं पर प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण के प्रभाव से विशिष्ट आर्थिक भूदृश्य का निर्माण होता है। विशिष्ट आर्थिक भूदृश्य से अभिप्राय किसी देश या किसी क्षेत्र के अंदर निवास करने वाले मानव समुदाय ने अपने संसाधनों का जिस प्रकार से उपयोग किया है वह दूसरे क्षेत्रों से भिन्नता रखता है। यही भिन्नता और समानता उसे एक विशिष्ट आर्थिक भूदृश्य बनाती है। यह आर्थिक भूदृश्य अन्य क्षेत्रों में परिस्थितियों के बदल जाने से भिन्नता रखता है, और पृथ्वी पर जो आर्थिक गतिविधियां संचालित होती है वह स्थान के संदर्भ में जब हम उनके स्थानिक संगठन यानी स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन को जो देखते हैं तो उनके जो घटक हैं वो किसी क्षेत्र विशेष में किस प्रकार से फैले हैं, उनके मध्य क्या अंतर क्रिया हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए उनकी भिन्नता और उनकी समानता का अध्ययन इसमें किया जाता है। इन आर्थिक भूदृश्यों की समानता और भिन्नता के कई कारण हैं और उनका विश्लेषण आर्थिक भूगोल का मुख्य विषय वस्तु है। इस प्रकार से स्थान स्थान पर पाए जाने वाली भिन्नताएं जो आर्थिक क्रियाओं को भिन्न बनाती है उनसे आर्थिक भूदृश्य बनते हैं, और ये आर्थिक भूदृश्य एक रूपतापूर्ण इकाई है जिसे हम आर्थिक क्षेत्र भी कह सकते हैं। इसी आधार पर संसार के अंदर औद्योगिक प्रदेश, आर्थिक क्षेत्र, कृषि प्रदेश का विकास हुआ है और उनमें एक विशिष्ट प्रकार की समरूपता देखने को मिलती है, और इन क्षेत्रों के अंदर जो विशिष्ट आर्थिक भूदृश्य उत्पन्न हुआ है उनका अध्ययन किया जाता है। दूसरे आर्थिक भूदृश्यों से उनमें क्या समानता है, क्या भिन्नता है और उसके क्या कारण है, इन सभी पर विस्तार से अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से आर्थिक भूगोल में सांस्कृतिक और प्राकृतिक वातावरण के प्रभावों को विशेष रूप से अध्ययन में शामिल किया जाता है। धन्यवाद।